साहित्य सृजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्य सृजन के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। उसका विषय है गद्य के शिल्प में कविता संभव करने वाला कवि विष्णु खरे। और आज इस चर्चा में मेरे साथ बातचीत करेंगे मेरे वरिष्ठ कवि मोहन कुमार डहरिया जी, वरिष्ठ कवि हेमेंद्र कुमार राय जी और चर्चित कवि भाई ओम प्रकाश नयन। साथियों, स्वर्गीय विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी 1940 को छिंदवाड़ा में हुआ था और विष्णु खरे देश के प्रतिष्ठित कवि तो थे ही, बहुत बड़े अनुवादक और फिल्म समीक्षक थे। अपनी बेबाक प्रवृत्ति, बौद्धिक वक्तृत्व क्षमता और वैचारिक प्रखरता के लिए वे जाने जाते थे। विष्णु खरे ने कविता की परंपरा को तोड़कर अपनी एक मौलिक शिल्प तैयार किया और वह शिल्प उनके बाद के कवियों ने भी अपनाया। विष्णु खरे की बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत चर्चित रहीं, जिसमें कुछ नाम मैं लेता हूँ: लालटेन जलाना, डरो, बेटी, बदनाम औरत, लड़कियों के बाप, टेबल आदि। लेकिन विष्णु खरे का जो शिल्प था और उनकी जो वैचारिक मार होती थी कविताओं में, वह अद्वितीय थी, विलक्षण थी। तो आज हम उनके कुछ अलग अलग पक्षों पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्योंकि हम चारों रचनाकार जो यहाँ बैठे हैं, हम छिंदवाड़ा से हैं और हमें उन्हें बहुत अच्छा सानिध्य हमें विष्णु खरे का मिला, तो हम उनके कुछ छिंदवाड़ा के संस्मरणों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ ओम प्रकाश नयन जी से कि विष्णु खरे की कुछ कविताओं पर अपने विचार रखें। ओम प्रकाश नयन। धन्यवाद। साथियों, विष्णु खरे छिंदवाड़ा के ऐसे कवि रहे हैं जो हमेशा चर्चित रहे। उनकी गद्यात्मक रचनाएं काव्य रूप में सामने आती हैं और कुछ रचनाएं मुझे ज़्यादा प्रभावित करीं। उसमें बेटी कविता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगी। वो एक पिता के रूप में एक बेटी का दर्द हमारे सामने लाते हैं। आज के समय में जब बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी में बेटियां किस तरह से नौकरी की तलाश करती हैं, तो इस बात को लेकर के ये कविता है कि वो इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू की विफलता की आशंका से वो आशंकित रहती है और कोशिश ये करती है कि वो किसी तरह सफल हो जाए। लेकिन जब उसे लगता है कि वो विफल होने वाली है, तो वो अंत में मतलब ये यहीं से शुरू करती है कि किसी भी तरह मुझे अपनी बेटी समझकर ही नौकरी पर रख लो। लेकिन आज के कारपोरेट समय में बेटियां किस तरह से तैयारी नहीं कर पाती हैं या अपना किस तरह से कैरियर नहीं बना पाती हैं, ये पीड़ा, ये निराशा उस कविता में झलक करके आती है। और विष्णु खरे इस कविता में लड़कियों के पिता और लड़कियों की जो गरीबी है, आर्थिक विपन्नता है, उसका बहुत शानदार तरीके से सुंदर चित्रण करते हैं। एक और कविता मुझे उनकी ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है टेबल। टेबल के माध्यम से वो एक परिवार के उत्तराधिकार की और पीढ़ी की एक बात करते हैं कि किस तरह से एक टेबल जो 1938 में मुरलीधर नाजिर ने बनाई थी और उस पर बैठ कर के अपने सारे कामकाज किए, अपना मोहब्बतनामा लिखा, अपने क्या बोलते हैं कामकाज के अलावा जो बड़े बड़े अर्जियां उन्होंने लिखी अंग्रेज़ों के लिए, तो वो वहाँ से होते हुए वो उनके बेटे सुंदरलाल के पास जाती है। सुंदरलाल भी यही काम उस टेबल पर करते हैं और अपनी पीढ़ी को वो टेबल सौंप करके जाते हैं। लेकिन उस टेबल के माध्यम से उनकी जो अगली पीढ़ी है
वो उन्हें क्या बोलते हैं, पुरानी बेकार चीज़ों और टूटी हुई तालों की चाबियाँ और जापानी ऐसी ऐसी बेकार चीज़ें जो कि किसी काम की नहीं रह गई, उसका उपयोग उस टेबल का उसमें करने लगते हैं। तो ये जो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को जो चीज़ हस्तांतरित हो रही है, उसका बहुत अच्छा आकलन विष्णु खरे जी इस कविता के माध्यम से करते हैं। और अपने उत्तराधिकार और विरासत को लेकर के ये एक उनकी बहुत अनूठी और विरल कविता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसका गद्य इतना प्रभावित करता है कि वो उसमें काफ़ी ऐसा लगने लगता है कि हम पूरे इतिहास से जुड़ रहे हैं और उस इतिहास से जुड़ते हुए और नई पीढ़ी के साथ में उस इतिहास को भी साझा कर रहे हैं। बढ़िया ओम प्रकाश जी, जैसे आपने इतिहास की बात की तो मैं आपको बताऊं कि विष्णु खरे जो है वो इतिहास और मिथकीय मीमांसाओं को कविता के परिसर में लाते थे और बहुत सारी कविताएं उनकी जो हैं वो उन इतिहास की उस मीमांसा को बड़े गहराई से व्याख्यायित करती हैं। और जब मैं भाई हेमंत कुमार राय जी को आमंत्रित करूंगा तो मैं हेमंत भाई से ज़रूर ये कहूँगा कि जब आप उनकी विष्णु खरे की रचनाओं पर बात करेंगे तो उनके छिंदवाड़ा संस्मरणों को, छिंदवाड़ा के संदर्भों को ज़रूर बताएं, क्योंकि विष्णु खरे बार बार छिंदवाड़ा लौट कर आते हैं। और जो उन्होंने जब वो बीए कर रहे थे तभी उन्होंने टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड का हिंदी में अनुवाद कर दिया था। तो वो बताते थे कि उन्होंने जो हिंदी प्रचारणी समिति छिंदवाड़ा की है वहाँ पर उन्होंने उसको पढ़ा था। तो मैं हेमंत कुमार राय जी से आग्रह करूँगा कि आप अपने संस्मरणों के साथ उनकी जो शिल्प है उस पर भी अपनी बात करें। जैसा कि आज हम विष्णु खरे जी और उनकी रचनाओं पर बात करने जा रहे हैं और संयोग से आज जो चारों वार्ता में शामिल हमारे रचनाकार हैं वो छिंदवाड़ा से ही जुड़े हुए हैं और युवा पीढ़ी के युवा रचनाकारों में सबसे घनिष्ठ हम रचनाकार विष्णु खरे जी के रहे हैं। विष्णु खरे जी की एक प्रवृत्ति थी चौंकाने वाली, वो अक्सर चौंका दिया करते थे। एक बार मुझे उनका फ़ोन आया, आप कहाँ पर हो? तो मैंने बताया मैं ऑफिस में हूँ। बोले अभी आ सकते हो क्या? मैंने कहा आ जाऊँगा। ऑफिस से निकला और उन्होंने जहाँ बताया था छिंदवाड़ा के एक मोहल्ला गोलगंज में उन्होंने एक दुकान पर मुझे बुलाया। वो उनके मित्र की दुकान थी। उन्होंने मुझे मिलते ही सबसे पहले बताया कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में आप किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोले आज हम पूरा छिंदवाड़ा घूमेंगे। वो दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है क्योंकि वो उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई सारी प्रमुख जगह, जैसे उनका जन्म स्थान जो उनकी कविताओं में बार बार आता है, वहाँ ले गए, लेकिन उस घर के नज़दीक नहीं ले गए जहाँ वो पैदा हुए थे। इस संदर्भ में मुझे उनकी एक कविता लौटना याद आती है जिसमें वो एक घूरे पर एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति की बात करते हैं और बार बार उसको याद करते हैं और ऐसा अंत में ये कहते हैं कि मैं उसको याद करते हुए भी उसे उस जगह लौटना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उसके प्रति वो एक ऐसा संशय था कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा भावुक ना हो जाऊं और
अपनी स्मृतियों में फंस ना जाऊं। साथियों, जो विष्णु खरे जी के बारे में एक जाहिर है कि बार बार वो छिंदवाड़ा लौटा करते थे। लेखन जगत में उनका नॉस्टैल्जिया कहा जाता है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये उनका नॉस्टैल्जिया नहीं था, बल्कि छिंदवाड़ा उनकी वो भूमि थी जहाँ वो अपनी जड़ें जमा कर रखे हुए थे, जहाँ से वो ऊर्जा ग्रहण करते थे। उनके साहित्य में जो भी है वो सारी ऊर्जा, सारा ताकत जो है वहाँ से ग्रहण की है। उनकी अधिकांश कविताओं में छिंदवाड़ा जो है एक इतिहास की तरह आया है। वो इतिहास वो नहीं जो राजा रानियों महाराजाओं का होता था। जैसे गुंग महल उनकी कविता है। गुंग महल बेशक एक राज की घटना के ऊपर आधारित है, लेकिन उस राज की घटना को भी वो इस तरह से ले जाते हैं कि वो आम आदमी से जोड़ती है अंत में जाकर। उसी तरह छिंदवाड़ा के ऊपर उनकी जो रचनाएं लिखी गई हैं उनमें आम आदमियों का इतिहास दर्ज किया गया है। वो आम आदमी, चाहे वो एक हम उनकी कविता कहें जो मार खा रोई नहीं, मार खा रोई नहीं में एक बच्ची को उसका पिता जो है पीटता है, लेकिन वो जो गरीब बच्ची है वो बाप को जाते हुए जब देखती है तो बड़े प्यार और स्नेह से देखती है। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो उनको महानगरों में नहीं मिलने वाली थी, इसलिए वो बार बार छिंदवाड़ा लौटते थे और वहाँ जो कुछ ग्रहण करते थे उसको एक सामाजिक फलक पर, विश्व फलक पर, आम आदमी के इतिहास के रूप में दर्ज करते रहे। उनकी कई रचनाएं इसी तरह की। एक रचना है उनकी कोमल, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अर्ध विक्षिप्त है। ऐसे चरित्र जो हैं उनकी रचनाओं में आते हैं जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, लेकिन वो इतिहास अपने साहित्य में दर्ज करते हैं। तो उनकी मुख्य विशेषता ये है कि वो आम आदमियों का इतिहास अपने साहित्य में दर्ज करते हैं और वो भी छिंदवाड़ा के माध्यम से करते हैं। छिंदवाड़ा उनको अपने साहित्य के लिए विशेष ऊर्जा देता है और इसीलिए शायद वो बार बार छिंदवाड़ा लौटते थे। धन्यवाद हेमंत भाई, आपने छिंदवाड़ा के संदर्भ से उनकी रचनात्मकता को जोड़ा और मैं मोहन भाई की तरह मुखातिब होता हूँ। मोहन भाई, विष्णु खरे की छवि एक मूर्ति भंजक की छवि थी, कविता में भी और अपने जीवन में भी। और ये भी कहा जाता कि उनकी जो कविताएं हैं वो कविता के रूप में एक पूरा अनुसंधान है, क्योंकि वो जितनी मेहनत करते थे, जितना अध्ययन करते थे, लेकिन उनके शिल्प को लेकर के जो बात है कि उस पर जो गद्य का शिल्प उन्होंने लाया और फिर वो, तो उनके गद्य के शिल्प पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। विष्णु खरे जी की कविता के शिल्प पे बात करते हुए मैं खुद को बेहद गौरवान्वित और रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। गौरवान्वित इसलिए कि जिस शहर के विष्णु खरे रहने वाले थे, विष्णु खरे जी छिंदवाड़ा, मैं भी उसी शहर के कोयला अंचल क्षेत्र जो था उसका रहने वाला हूँ। और इसलिए भी गौरव का महसूस मैं कर रहा हूँ कि मेरा जो सबसे पहला कविता संग्रह जो था उसकी भूमिका विष्णु खरे जी ने ही लिखी थी और उनकी उस भूमिका के कारण मुझे बहुत शुरुआती जो पहचान मिली तो उसमें विष्णु खरे जी की भूमिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। रोमांचित मैं इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि देखिए, विष्णु खरे जी हम सभी जानते हैं कि वो वैचारिकता और मेधावीपन के ऐसे प्रखर सूर्य थे जिनके ताप को समेटना बहुत आसान नहीं है, उनके ताप को समेटना या उनकी वैचारिकता को रेखांकित करना।
तो जाहिर है कि ऐसे शख्सियत के बारे में जब हम बात करते हैं तो रोमांच का होना तो स्वाभाविक ही है। मैं शिल्प के बारे में दो उनकी व्यक्तित्व और रचना धर्मिता के पक्षों को दो बिंदुओं के माध्यम से रखना चाहूँगा। विष्णु खरे जी ने गद्य की पूरी जो परंपरा थी उसको उलट पलट के रख दिया। पाठक के जो परंपरा का संस्कार जो थे, विष्णु खरे जी ने उसके ढांचे में बहुत शानदार ढंग से, बहुत बीहड़ रचनात्मक के साथ उन्होंने उसमें तोड़ फूकी और कविता का पूरा शिल्प जो उस समय मौजूद था उसको बदल के रख दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि गद्य की कोई परंपरा बहुत पहले ना रही हो, थी, लेकिन उसका रूप उतना प्रखरतम नहीं था। त्रिलोचन जी के काव्य में वो मिलती है, रघुवीर साहब जी के काव्य में मिलती है और उसके बाद के कवियों में भी वो मिलती है। लेकिन विष्णु खरे जी ने कविता के शिल्प को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया वो उनके पूर्ववर्ती कवियों से बिल्कुल अलग हटके हैं। अगर हम उनकी कविताओं को देखें, चाहे जो हमारे साथियों ने जिक्र किया, चाहे वो बेटी कविता हो या टेबल कविता हो या गंगमैल कविता हो या अच्छी किताबों को पढ़ते हुए उनकी कविता, उसमें क्या रोमांच होता है, तो हम देखते हैं कि वो पूरे की पूरे जीवन को एक दृश्य की तरह कैद करते हैं और उस दृश्य को कैद करते हुए वो अपनी कलम को कैमरे में बदल देते हैं। तो इस तरह से लेखक और कैमरामैन के बीच की जो आवाजाही है वो इतने शानदार ढंग से संभव करते हैं कि उनके पहले की जो परंपरा है और बाद की वो जो परंपरा है उसमें वो बहुत कम दिखाई देती है। ये सच है कि बाद के कुछ कवियों ने उनकी कविता के शिल्प का अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। और यही एक बड़े और महान कवि की विशेषता है कि उसका शिल्प का या उसकी रचनात्मक विशेषता का हर कोई अनुकरण नहीं कर सकता है। तो जाहिर है कि ये उनकी बहुत अनूठी देन थी और जिसने पूरी कविता के ढांचे को बदल दिया और एक नई धारा जो है कविता लेखन की चल पड़ी। दूसरा जो है, मैं उनके जो मूल्यांकन कर्ता का जो उनका आलोचक की जो भूमिका थी उसके बारे में बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूँ कि आलोचक के रूप में वो बहुत निष्ठुर और निर्मम किस्म के आलोचक थे, ना केवल दूसरों के संदर्भ में, कवियों के संदर्भ में, अपने संदर्भ में भी। हम सभी जानते हैं कि वो कई पुरस्कार समितियों के निर्णायक रहे हैं और उन्होंने कई कवियों को पुरस्कार देने में उनकी भूमिका रही है, लेकिन वो पहले ऐसे निर्णायक थे जिनको पुरस्कार दिया उस पुरस्कृत कवि या कवित्री की आगे की जो काव्य यात्रा थी उस पर वो हमेशा सतत और एक चौकन्नी निगाह को बनाए रखते थे और जहाँ लगता था कि उनकी यात्रा कुछ लड़खड़ा रही है या कुछ धूमिल हो रही है या अपने वैचारिक सरोकारों से हट गई है, वहाँ वो ठीक समय पे उन्हें एक रचनात्मक चेतावनी भी जारी करते रहते थे और इस चेतावनी को जारी करते हुए उन्होंने कभी अपने लाभ और हानि को नहीं सोचा। तो जाहिर है कि ऐसे मूल्यांकन करता है आलोचक के रूप में उनका ये जो रूप था वो बहुत विशिष्ट है और उसकी परंपरा बहुत कम देखने को मिलती है। और आलोचक का ये जो रूप था वो दूसरों के संदर्भ में नहीं था, वो अपने प्रति भी बहुत निर्मल आलोचक थे। मुझे याद है किसी पुरस्कार के संदर्भ में उन्होंने कहा था जो संभवतः उन्हें मिला था और थोड़ी उसकी किसी ने आलोचना कर दी थी तो उनकी एक टिप्पणी छपी थी, उसमें उन्होंने लिखा था, अब पुरस्कार को लेना पाप को सीने से लगाने जैसा है। तो हम देखते हैं कि विष्णु जी ना केवल दूसरों की आलोचना की लेकिन अपने आप को भी नहीं बख्शा और हम इस तरह देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसी बीहड़ काव्य परंपरा की स्थापना की जो हम सब उनके बाद की पीढ़ी के मुझ और मेरे जैसे बहुत सारे साथी कवि हैं उनके लिए वो एक प्रकाश स्तंभ की तरह बहुत आगे तक काम करती रहेगी। विष्णु खरे जी पर आज हम जो यहाँ बातचीत कर रहे हैं और उससे ये समझ में आ रहा है कि विष्णु खरे को पढ़ना, विष्णु खरे की कविताओं को पढ़ना यानी एक बौद्धिकता के ऐसे जाल में आपको जाना पड़ेगा, आपको
लेकिन गद्य के उस जैसे मोहन भाई बोल रहे थे कि बीहड़ता, तो वाकई जो कविता होती है वो कोमल होती है, गद्य थोड़ा सा कठोर होता है। लेकिन जब हम बात करें कि अगर गद्यात्मक पद्य है तो वो अगर वहाँ की जो बीहड़ता है उससे निकल के यदि किसी ने उस कविता के मर्म तक पहुँच गया तो वह विष्णु खरे तक पहुँच गया। और विष्णु खरे ये संभव करते थे, इसलिए हमने इसका शीर्षक ही रखा था कि गद्य के शिल्प में कविता को वो संभव करते थे और तमाम विवादों के बाद उनकी स्वीकृति होती थी। लोग, मैंने देखा हूं कि उनकी प्रखरता इतनी थी कि लोग या तो उनसे प्यार करते थे या डरते थे, और अपने इसी इमेज के उस पर उन्होंने एक उनकी कविता है, उस पर उनका एक कवितांश है जो मैं आपको बताता हूं, जो उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे पंजे देखकर डरते हैं बुरे आदमी, तुम्हारा सौष्ठव देखकर खुश होते हैं अच्छे आदमी, यही मैं चाहूँगा सुनना अपनी कविता के बारे में। तो मोहन भाई, जो मैंने बात कही कि वो अच्छों के लिए अच्छे, बुरों के लिए बुरे थे, तो क्या उनकी जो रचनात्मकता थी वह भी ये दिखाती है? हाँ, बिल्कुल दिखाती है। मैंने जैसे कहा कि वो अपने समकालीनों और पूर्ववर्ती और परवर्ती रचनाकारों की रचना यात्रा पे बहुत तीखी और सतर्क निगाह रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही हैं। उनके तमाम आलोचनात्मक लेख आप पढ़िए, उन लेखों में ये बात बिल्कुल जाहिर होती है। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, विष्णु खरे जी ने कथ्य के लेवल पे बहुत अनोखी और बहुत नए नए विषय पे कविता लिखी, और उनकी एक कविता है 3 पत्ती। उस कविता को अगर पढ़े तो आपको पता लग, 3 पत्ती यानी जो एक फ्लस का या खेल जो होता है ताश का, उस खेल को जिसको देख के थोड़ा सा लोग मतलब अच्छा नहीं मानते, उस खेल को उन्होंने क्रिकेट और कबड्डी और फुटबॉल उस तरह के खेलों की श्रेणी में ला दिया। और जिस गहरी मनुष्यता के साथ उन्होंने उस 3 पत्ती खेल को कविता के माध्यम से रचा है, मैं सोचता हूँ वो बहुत ही विलक्षण है और अनूठा है। तो हम देखते हैं कि विष्णु खरे बहुत बड़े कवि तो थे, लेकिन वे बहुत बड़े फिल्म समीक्षक भी थे, और फिल्म की समीक्षा भी उनकी जो थी वो जिस पद्यात्मकता के साथ आती थी वह बड़ी अद्वितीय होती थी। उसी प्रकार उन्होंने जो अनुवाद किए, उन्होंने चेक, जर्मनी और कविताओं का, पोलिश कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया, और केवल विदेशी भाषाओं को हिंदी में अनुवाद भर नहीं किया, उन्होंने हिंदी कविताओं को भी कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विष्णु खरे का काम बहुत विराट है, और अब उसे जब वो नहीं है, वो 2 सितंबर 2018 को इस दुनिया से विदा हुए, वो नहीं है, लेकिन उनका जो साहित्य है, उनकी जो समीक्षाएं हैं, उनका अनुवाद जो है वो हमारे साहित्य जगत में बिखरा पड़ा है। अब ज़रूरत है कि हमारे जो नई पीढ़ी है और जो साहित्य जगत है वो उन्हें किस तरीके से लेता है और उनको उस पूरे साहित्य को और विष्णु खरे को आगे तक बढ़ाता है।